हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम अव्यय यानी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने +2 के अंदर जो मैट्रिक्स की पूरी डिटेल करवाई थी, उनकी जो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। वहाँ से आप वहाँ मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एनडीए के अंदर 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो वो हम बाय ट्रिक और कुछ एक महत्वपूर्ण जहाँ पे +2 से हटके मैट्रिक्स की फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है कि अव्युत्क्रमणीय अव्यय क्या होता है जिसका सारणिक 0 हो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। व्युत्क्रमणीय अव्यय जिसमें डिटरमिनेंट क्या होता है यानी सारणिक का मान नॉन जीरो है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लंबिक जो अव्यय होगा उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई बोलते हैं इसको। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई या ए ट्रांसपोज इनटू में ए। तो यहाँ वर्गसम अव्यय कौन होगा, तो वर्गसम का मतलब होता है जिसका वर्ग करने पे वही आए। तो यानी ए का स्क्वायर करने पे ए आए, यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अंतर्वलनीय अव्यय कौन सा होगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो, इनवोल्यूटरी का मतलब आई बन जाए, तो ए का स्क्वायर करने पे आई बने, या ए बराबर क्या हो, ए इनवर्स। अंतर्वलनीय का मतलब होता है ए बराबर है ए इनवर्स। शून्य भावी अव्यय कौन सा होगा, जिसमें ए की पावर के बराबर 0, के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, तो कितनी भी पावर करते जाएं उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर 0 आनी चाहिए, और वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी एक किया था परिवर्त अव्यय। परिवर्त अव्यय का मीनिंग है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या कर रहे हो आप, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज करते हो, जिसमें ए ट्रांसपोज ए की पावर के, तो इस प्रकार आप ए की पावर टी, ए की पावर डैश, इस प्रकार से भी इनको लिख सकते हो, या ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ इस प्रकार भी आप लिख सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इनको। उसके बाद परिवर्त के बाद आपके पास आता है संयुग्मी। संयुग्मी अव्यय क्या होता है, संयुग्मी अव्यय यानी कि कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि आप ए बार लिखते हो इसको, ए बार यानी ए कंजुगेट। तो इसमें क्या होता है कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। इसमें एग्जांपल होता है कि आपके पास ए 1 2 3 4 है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे आप, तो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाता है, स्तंभ है वो पंक्ति बन जाती है। तो 1 2 आ जाएगा, 3 यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अगर ए बराबर आयोटा वाली फॉर्म हो, आयोटा माइनस आयोटा 0 और प्लस आयोटा, तो इसमें आप ए कंजुगेट लोगे तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है, तो एक माइनस आयोटा होगा और माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 0 और ये क्या होगा, माइनस का आयोटा। तो इस प्रकार से आप यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा हो जाता है। इस प्रकार से इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो संयुग्मी अव्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास सममित अव्यय कौन सा है। सममित अव्यय, सममित अव्यय ए का ट्रांसपोज ए बराबर हो तो वो सममित होता है, और उसके पश्चात विषममित कौन सा होता है, विषम सममित। तो विषममित अव्यय कौन सा होगा कि आपके पास ए का ट्रांसपोज करने पे वो माइनस ए के बराबर आए, तो वो आपके पास है विषममित मैट्रिक्स होगा। और इनको आप जोड़ के रूप में लिखना चाहते हो तो ए किसी भी वर्ग अव्यय को 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज और प्लस में ए माइनस में ए ट्रांसपोज के रूप में लिख सकते हो। तो आपके पास ये सममित होगा यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं, सममित को सिमेट्रिक और विषममित को स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे सममित होगा और ये विषममित होगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। सममित और विषममित के बाद हमारे पास होता है हर्मिशियन। हर्मिशियन के अंदर हर्मिशियन अव्यय, तो यहाँ पे ए थीटा का मान बराबर ए हो
तो वो क्या होगा, यानी ए थीटा का मीनिंग है यहाँ पे ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज, और बराबर ए आ जाए तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो इसको हर्मिशियन ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स इंग्लिश में इस प्रकार से होता है। विषम हर्मिशियन क्या होगा, विषम हर्मिशियन अव्यय, तो वो क्या होगा, ए थीटा बराबर माइनस ए आ जाए आपके पास, तो वो भी आपके पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि ट्रांसपोज और बराबर माइनस ए आ जाए, तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। तो अब इनके प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट क्या, कि पहली प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज करें तो वो ए के बराबर आता है। दूसरा है ए का ट्रांसपोज करें तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो वो अलग अलग ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इस प्रकार से हो जाता है। थर्ड आपके पास है कि ए बी का ट्रांसपोज करें तो वो आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। और फोर्थ है आपके पास कि के गुणा में ए का ट्रांसपोज करें तो वो के बाहर आ जाता है और गुणा में ए ट्रांसपोज होता है। तो इस प्रकार तो परिवर्त की ये होती है। नेक्स्ट हम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंदर ए कंजुगेट का कंजुगेट करें तो आपके पास ए आएगा, और ए प्लस बी का कंजुगेट ए प्लस बी कंजुगेट करोगे तो आपके पास अलग अलग कंजुगेट भी हो जाएंगे। ये ए बी का कंजुगेट करोगे तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी इनको कर सकते हो, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आप क्या करोगे, के गुणा में ए का कंजुगेट करोगे तो आप के अगर रियल है, आपके पास के रियल है, यहाँ पे दो कंडीशन होगी। तो अगर के वास्तविक है, के वास्तविक है यानी कि रियल है, तो आपके पास के ए बार होगा, और ये क्या है, के इमेजरी है, काल्पनिक है, तो आपके पास माइनस के ए बार होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे इसको, इमेजरी या कॉम्प्लेक्स। तो इमेजरी लिख लेना, यहाँ पे काल्पनिक होगा तो माइनस के ए बार होगा, और वास्तविक होगा तो के ए बार होगा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है अव्यय का अनुरेख, तो ट्रेस बोलते हैं इसे। तो ट्रेस ऑफ ए से भी इसको ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, A11 प्लस में A22 प्लस में A33 प्लस में एंड सो ऑन ANN। तो आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो आपके पास उनको मुख्य विकर्ण अवयवों का जोड़ क्या होगा, अनुरेख होगा मैट्रिक्स का। तो ट्रेस ऑफ ए इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस पे भी आप गुणधर्म लगाओगे तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली होगी कि ट्रेस ऑफ ए बी का मान होता है कि ट्रेस ऑफ बी ए बराबर होगा ट्रेस ऑफ ए इंटू में ट्रेस ऑफ बी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी लिखोगे तो वो आपके पास ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी, अलग अलग भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट करोगे कि ट्रेस ऑफ के गुणा में ए करोगे तो के बाहर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए आपके पास सीधा बचेगा। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से तीन प्रॉपर्टी ये करोगे, आई होप समझ आई होगी आप। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, प्रतिलोम अव्यय कौन सा होगा, प्रतिलोम अव्यय व्युत्क्रमणीय अव्यय एक ही बात होती है, व्युत्क्रमणीय अव्यय। व्युत्क्रमणीय अव्यय का मतलब होता है ए का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर नहीं आना चाहिए जीरो के। तो यहाँ प्रतिलोम अव्यय निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए डिवाइड में सारणिक का मान है, और यहाँ पे सारणिक का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, व्युत्क्रमणीय नहीं होना, ये व्युत्क्रमणीय होना चाहिए मतलब। तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स ए डी जे बटा में ए सारणिक का मान चेक करोगे सबसे पहले, तो वो क्या होगा, प्रतिलोम अव्यय आपके पास है, पता लग जाएगा होगा कि नहीं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का समिश्र गलमूल है, ये गलमूल इकाई होती है वैसे, यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तथा आपके पास ए बराबर ओमेगा 0 0 ओमेगा और हो तो ओमेगा की ए की पावर 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पैटर्न बनाओगे
तो डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले ए आपके पास है ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो आप ए स्क्वायर बनाओगे। तो ए स्क्वायर को मतलब क्या है कि इसका डबल मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई तब होता है जब इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हो। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस है 2, तो इसके स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 2 क्रॉस है 2 का। तो ओमेगा 0 यानी ओमेगा का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 का मान निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा की स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा 0 0 ओमेगा से, तो आपके पास आंसर आएगा ओमेगा की पावर 3 0 0 ओमेगा की पावर 3। आपके पास पैटर्न बन रहा है कि ए के अंदर यहाँ पावर 1 है तो 1 1 पावर इनकी, 2 है तो 2 2 पावर है, 3 है तो 3 3 पावर है, तो ए की पावर 100 होगी। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ओमेगा की पावर 100 0 0 ओमेगा की पावर 100। तो अब देखो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि ओमेगा की पावर 99 गुणा में ओमेगा 0 0 ओमेगा की पावर 99 गुणा में ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 99 का मतलब है ये 3 की पावर है, तो ओमेगा की इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 33 गुणा में ओमेगा 0 0 ओमेगा की पावर 3 और 33 और ये ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो आप यहाँ लिखोगे कि ए की पावर 100 बराबर होगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, यानी कि वो ए के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपके पास ऑप्शन होंगे ए भी दिया हो सकता है या ओमेगा की पावर 100 इस प्रकार से भी दिया हो सकता है, तो आप दोनों को टिक करोगे और अन्यथा आप उनको देखकर सॉल्व कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके पास, यही क्वेश्चन कर लोगे तो मान लो कि आप एनडीए में अव्यय का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। कैसे कि ए और बी ऐसे दो वर्ग अव्यय हैं कि ए बी का मान बी, तो यानी सेकंड पार्ट है वही आंसर है। तो ए बी बी है तो बी ए हो, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान और ए स्क्वायर का मान। तो आप यहाँ पे इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ सॉल्यूशन है कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर निकालोगे, तो आप इसका आंसर क्या दोगे ऑप्शन में कि इसको आप ए इंटू में ए प्लस में बी इंटू में बी लिख सकते हो कि नहीं। और नेक्स्ट अब देखो ए की वैल्यू कौन है, तो ए रख लो, ए की वैल्यू कौन है यहाँ पे बी ए है, तो इसको बी ए लिख दिया, प्लस में यहाँ पे बी की वैल्यू कौन होगी जो ए बी है, तो आप ए बी लिख दोगे। तो इस प्रकार अब बाद में ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट लगा लोगे, तो ए बी इंटू में ए और प्लस में बी ए इंटू में बी। तो अब ए बी की वैल्यू कौन है, बी है ना, ए बी की वैल्यू क्या है बी ए और प्लस में यहाँ भी क्या है ए और ये भी, तो इसकी वैल्यू वापस कौन हुई ए और इसकी वैल्यू वापस कौन हुई बी। तो आपके पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का मान क्या हुआ ए प्लस में बी हुआ। तो ये आपके पास ऑप्शन में मिलेगा, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ए का स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए गुणा में ए, तो आप ए को वापस कौन लिख सकते हो, ए का मान बी है, तो ये आप क्या लिखोगे ए का मान गुणा में बी ए। तो अब इसको ब्रैकेट लगा लो, तो ए बी इंटू में ए और अब ए बी की वैल्यू कौन है बी, तो बी ए, अब इसकी वैल्यू वापस कौन होगी बी ए की वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा ए। तो ये कौन सा अव्यय हुआ, शाबाश, वर्गसम हुआ कि नहीं बोलो, तो ये वर्गसम हुआ, वर्गसम अव्यय। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि कौन सा अव्यय बना है। तो आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि इस स्क्वायर की वैल्यू ए है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज ए वर्गसम, यानी कि ए इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वर्ग अव्यय ए बी के लिए ए बी व्युत्क्रमणीय है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, ए या बी दोनों ए या बी का मतलब इनमें से एक होगी व्युत्क्रमणीय, या सी में दिया हुआ है ए बी में केवल एक व्युत्क्रमणीय है और डी में न तो एक है, न तो ए है और न ही बी आपके पास है व्युत्क्रमणीय। तो प्यारे दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास समझ आ रहा होगा कि ए बी व्युत्क्रमणीय है। तो ए बी व्युत्क्रमणीय स्टेटमेंट दी हुई है, तो व्युत्क्रमणीय है तो आपके पास इसका सारणिक का मान क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अब मेरी बात सुनो कि अगर सारणिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारणिक ऑफ ए बी बराबर होता है सारणिक ऑफ ए इंटू में सारणिक ऑफ ए बी, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो आपके पास ये हुआ, तो ए का मान और बी का मान अलग अलग नॉन जीरो है, तो यानी कि ये जीरो हो गया तो भी जीरो होगा, ये जीरो हो गया तो भी जीरो होगा, तो यानी कि दोनों भी जीरो नहीं होंगे। तो ए और बी दोनों
क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो यानी कि दोनों जीरो शून्य नहीं होंगे, नहीं हैं। तो मीन क्या है, ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं। तो यानी इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है और बी का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो ये कंडीशन कौन किसकी होती है, दोनों व्युत्क्रमणीय की होती है। दोनों क्या है, व्युत्क्रमणीय। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, 1 नंबर। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास ए अवयव दिया हुआ है 1 1 0 0 तो हो तो ए की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सीरीज बनाओगे। तो सीरीज बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हो कि ए आपके पास दिया हुआ है 1 1 0 0, तो आप इसका स्क्वायर निकालोगे। सॉल्यूशन में आप किसका क्या निकालोगे, स्क्वायर। तो 1 1 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 1 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से 1 आया और इसकी मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आया, 1 आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हमने देखा नहीं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 और इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ये आपके पास ए का स्क्वायर आया। तो ए की पावर 3 निकालने के लिए क्या करोगे, 1 2 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 0 1 से। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो आपके पास 1 है तब 1 है, यहाँ पे 1 1 है। 2 है तो यहाँ पे 1 1 ही है, यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 1 है और 3 आया। तो आपके पास ए एन में क्या होगा, यहाँ पे 1 n 0 1। तो आपके पास ये आपके पास है सीरीज़ बनेगी और ये आपके पास ऑप्शन है 1 सही रहेगा। तो इस प्रकार से आप डियर स्टूडेंट करोगे इनको। नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि a बराबर अव्यय दिया है 5 -3 2 4 -2 1 0 6 और 7 का अनुरेख है। तो अनुरेख का मतलब है ट्रेस, और ट्रेस का मीनिंग है कि आपके पास ये जो मुख्य विकर्ण अवयव है इनका जोड़। तो आप क्या करोगे, तो ट्रेस ऑफ ए बराबर करोगे 5 - 2 प्लस में 7, इनको जोड़ दिया। तो आपके पास जो आंसर हुआ वो कितना हुआ कि 3 और 7 है 10। तो ट्रेस ऑफ ए का मान अपने पास है 10 आया। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a बराबर अल्फा 2 अल्फा और a की पावर 3 का डिटरमिनेंट है वो 125 है। तो आपके पास यहाँ से पता होगा कि a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4, और यहाँ से a डिटरमिनेंट की पावर 3 का मान कितना हुआ 125, मीनिंग यानी कि 5 की पावर है 3। तो यहाँ a सारणिक का मान कितना हुआ 5। तो आप यहाँ क्या करोगे, 5 बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा की स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये 4 इधर जाएगा तो बराबर 9। तो अल्फा का मान क्या होगा भी प्लस माइनस का 3 आपके पास से आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप निकालोगे। आपके पास रूल होता है कि जो डिटरमिनेंट की पावर में होता है वो बाहर भी पावर वही होती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट प्रश्न एनडीए में पूछा गया है और एयरफोर्स में भी पूछा गया है कि x यदि x y z मल्टीप्लाई में हो AHG HBF और यहाँ GFC और इनटू में XYZ का क्रम होगा। तो इसको सोल्व करने के बाद क्रम पूछा है इसने, और स्टूडेंट क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और इतना बड़ा करके छोड़ देते हैं, पूछो मत। तो इसका क्रम क्या होगा कि इसका क्रम है 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों का बराबर होने का मतलब है ये इसका क्रम आएगा 1 गुणा में 3, और अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका क्रम होने का मतलब है 1 क्रॉस 1। तो इसका ओवरऑल क्रम क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा। इसका आंसर है 1 क्रॉस 1 होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिमाग वाले होते हैं, आप क्या करने लग जाते हो, कैलकुलेशन करने लग जाते हो।
तो वो एक बार आपको देखना है कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें इसका सोल्व करने के बाद जो क्रम आएगा वो बताना था। तो क्रम तो पहले ही निकाल सकते हो आप, 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से करोगे तो 1 क्रॉस 3 आएगा, और 1 क्रॉस 3 जो आने के बाद 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्रॉस 1 आएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल लोगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके करने के दो तरीके हैं। मैं पहले एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि ए गुणा में आपके पास मैट्रिक्स और बराबर ये मैट्रिक्स हो तो आपके पास ए मैट्रिक्स का मान निकालना है। तो कई बच्चे तो सोचते हैं जी हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो ए तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो इसको मान लो आप। तो आप मान लोगे कि इसका ए बराबर मान लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू और मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 2 3 1 बराबर रहेगा वो -4 1 7 7 इस प्रकार से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -x प्लस में 3y, और यहाँ से आएगा 2x प्लस में y। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे -z प्लस में 3w, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2z प्लस में w, और बराबर क्या होगा -4 1 7 7। इस प्रकार इन दोनों को सोल्व करोगे तो -x प्लस में 3y बराबर रहेगा -4, और यहाँ से ये बराबर होगा तो 2x प्लस में y बराबर रहेगा 1। तो इन दोनों को डियर स्टूडेंट आप सोल्व करोगे, और अब इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, -2x प्लस में 6y बराबर क्या होगा -8। तो यहाँ 2x प्लस में y बराबर है 1। तो इनको आप जोड़ दोगे तो ये 0, और ये 7y, और ये क्या होगा -7। तो y का मान कितना होगा, -1। तो यहाँ माइनस का y 1 आया। तो इसमें किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ माइनस रखोगे तो ये -3 इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये -4 में से प्लस का 3 गया, क्या बनेगा, देखो ये -3 में से प्लस का 4, -4 में से प्लस का 3 गया तो -1। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो x का मान 1 और y की वैल्यू -1। नेक्स्ट करते हैं कि इसी प्रकार -z प्लस में 3w का मान 7 के बराबर है, 2z प्लस में w का मान है 7 के बराबर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -2z प्लस में 6w बराबर 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2z प्लस में w बराबर है 7। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7w बराबर 21। तो w का मान क्या होगा भाई, आपके पास है 3 होगा। तो w का मान 3 होने के बाद आप किसी में रखोगे तो 3 3 9, और 9 इसमें से गया -2, तो z का मान क्या आएगा, माइनस प्लस का 2। तो आपके पास इस प्रकार से a का मान आएगा, x का मान 1, y का मान -1, z का मान है 2 और w का मान है 3। तो इस प्रकार से आपके पास ये आंसर बन जाएगा। तो a का मान ये होगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, इसको ये भी आंसर आपका सही है, और यहाँ से आपके पास अनदर मेथड देख रहे हैं जो इन्वर्स से आप ये कर सकते हो। इन्वर्स में कई बच्चे गलत कर देते हैं, जो ट्रिक के चक्कर में चलते हैं। a गुणा में -1 2 3 1 तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते वहाँ पे कि क्या होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, तो इसका इन्वर्स इधर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बाद में है, तो इसको बाद में मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके इन्वर्स को बाद में मल्टीप्लाई। तो ax बराबर ये b है, तो आप ये ध्यान रखना, ax बराबर है ये b है। तो आप क्या करोगे कि a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो x इन्वर्स से पूर्व लगन और पश्च लगन, यानी पश्च लगन गुणा करने पर, पश्च गुणा करने पर, तो आपके पास है यहाँ होती है पश्च गुणा। पश्च गुणा का मतलब है a गुणा में x इनवर्स बराबर b गुणा में x इनवर्स है। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। कई बच्चे क्या कर देते हैं, x इनवर्स को यहाँ ले आते हैं और इसको, इसका इनवर्स है वो इसके मल्टीप्लाई आगे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आंसर गलत होता है। ये आप ध्यान रखोगे। अनदर मेथड जो ट्रिक के चक्कर में चलते हैं दोस्तों, वो गलती करते ही करते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि a x बराबर b लिया है, आपने क्या है a की वैल्यू निकालोगे तो x को पश्च गुणा करोगे, पश्च का मतलब बाद में गुणा और पूर्व का मतलब पहले गुणा। तो x की इन्वर्स की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो x इन्वर्स यहाँ पे आंसर आएगा a बराबर b गुणा में x इन्वर्स। तो x का इन्वर्स देखो, x बराबर क्या था, -1 2 3 1। तो x का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हो, इसका सारणिक आता है हमारे पास -1 और 3 दूनी 6, तो यानी कि -7।
तो -7 आपके पास सारणिक हुआ, तो सारणिक ADJ बटा में सारणिक का डिवाइड करते हो तो ADJ का मान कौन होगा। ADJ में आपको पता है कि साफ सुथरा रिजल्ट होता है, -1 है वो नीचे आ जाएगा और +1 है वो इधर, जो बच गए उनके माइनस लगाते हैं, तो -2 और -3। इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो -1/7 से डिवाइड कर दिया, तो x इन्वर्स आ गया। अब a बराबर b गुणा में x इन्वर्स है, तो b का मान कौन है आपके पास -4 1 7 7, और यहाँ पे कौन है -1/7, तो यहाँ पे -1/7 गुणा में क्या करोगे 1 -2 -3 और -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -1/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा -4 और -3, तो ये क्या हुआ -7, -8 +8 और -1, तो 8 में से 1 गया +7। इस प्रकार 7 एकम 7 और 7 या 21, 21 में से 7 गया -14, यहाँ पे कितना होगा -14 और -7 यानी कि -21। तो आपके पास a की जो वैल्यू आई वो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा +1, यहाँ पे माइनस करोगे तो -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो +2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो +3। तो यही आपके पास है, यहाँ से ये भी आया और ये यहाँ से आया, तो आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास क्या है बराबर है, तो इस प्रकार दोनों के आंसर है सेम है। तो दोस्तों अव्यय के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक हमें समझा दो, तो उसी पे हम विचार करेंगे। आज के लिए थैंक्स, नेक्स्ट करेंगे सारणी, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।